गैर हाइड्रोकार्बन। गैर हाइड्रोकार्बन, गैर हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आ जाते हैं? पहला तो होगा जल विद्युत। ठीक है, हाइडल। बड़ी जल विद्युत, राइट। फिर उसके बाद नवीनीकरणीय ऊर्जा। इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय, और इसमें छोटी जल विद्युत। अब छोटी जल विद्युत और बड़ी जल विद्युत क्या है, इसको हम अभी बताएंगे थोड़ा देर में। ठीक है, छोटी जल विद्युत, इसमें क्या आ जाएंगे? बायोमास। राइट, एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियर। दैट इज परमाणु, परमाणु ऊर्जा। राइट, तो अब इसे एक एक करके हम लोग देखते हैं। भारत में शीर्ष मंत्रालय, भारत में शीर्ष मंत्रालय इन सबों को लेकर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं MNRE। ठीक है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इन सबों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इन सबों के अंतर्गत आते हैं सोलर, विंड एनर्जी आते हैं। इसमें आते हैं टाइडल एनर्जी, इसमें छोटी जल विद्युत, छोटी जल विद्युत परियोजना, और इसमें आती हैं बायोमास। राइट, तो भारत में शीर्ष मंत्रालय है इन सभी एनर्जियों को लेकर के। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि भारत में छोटी जल विद्युत और बड़ी जल विद्युत परियोजना में अंतर क्या है। तो जो जल विद्युत परियोजना 25 मेगावाट की क्षमता से कम वो रखती है, कम कैपेसिटी की होती है, तो वो छोटी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत आती है। और बड़ी जल विद्युत परियोजना के भली
तो छोटी जल विद्युत परियोजना और बड़ी जल विद्युत परियोजना। तो छोटी जल विद्युत परियोजना से हमारा तात्पर्य है कि वैसी परियोजना जिसकी कैपेसिटी 25 मेगावाट है उसे छोटी जल विद्युत परियोजना बोलते हैं, ठीक है। और बड़ी जल विद्युत परियोजना से मतलब 25 मेगावाट से ज़्यादा की क्षमता वाली परियोजना, राइट। तो इसका वर्गीकरण जल विद्युत परियोजना का, जल विद्युत परियोजना। अब इसको दो भागों में विभाजित, दो पार्ट में बांटते हैं। एक हो गया स्मॉल, दैट इज लघु, और एक हो गया लार्ज, बड़ी। इसका जो कैपेसिटी कितना रहता है, 25 मेगावाट से कम। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कितना है, 25 मेगावाट से ज़्यादा। ठीक है, तो अभी आपको बताया था कि स्मॉल जल विद्युत परियोजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, वो आती है MNRE के अंतर्गत। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। तो बड़ी जल विद्युत परियोजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, वो आती है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आती है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, तो भारत में जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर के थोड़ा सा डिस्प्यूट रहा है कि इसको रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत रखा जाए या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत रखा जाए, नवीनीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत रखा जाए या अनवीनीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत रखा जाए। तो 2016 से पहले तक ये अनवीनीकरणीय के क्षेत्रों में आते थे, बड़ी हाइडल एनर्जी। ठीक है, बड़े जल विद्युत परियोजना जो है वो 2016 से पहले वो अनवीनीकरणीय में आते थे, लेकिन 2017 के बाद से एक नीतिगत फैसले के कारण, एक नीतिगत फैसले के अनुसार इसे भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत रखा जाने लग गया। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि 2016 से पहले तक क्यों वो था, मतलब अनवीनीकरणीय में। तो इसे बोल सकते हैं कि जैसे कि बड़ी जल विद्युत परियोजना में सबसे बड़ी दिक्कत है कि इससे कोई पर्यावरणीय नुकसान तो नहीं होता, लेकिन दूसरे स्तरों पे पर्यावरणीय नुकसान होती हैं। जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर को उतना नुकसान नहीं होता। तो जैसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, तो बड़ी जल विद्युत परियोजना को जब बनाते हैं तो बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, तो इससे हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित होता है। इससे हमारा क्या होता है, इकोसिस्टम प्रभावित होता है। ठीक है, और फिर जैसे कि बड़ी जल विद्युत परियोजना से उत्तराखंड में या फिर हिमालयी क्षेत्रों में, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे भूस्खलन और भूकंप जैसी संभावनाएं भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो जल विद्युत परियोजना है वो पर्यावरणीय इम्पैक्ट उसका तो नहीं है, लेकिन दूसरे स्तरों पे इसका पर्यावरण का इम्पैक्ट है। जैसे इकोसिस्टम खराब हो जाता है और बड़ी क्षेत्र में जलमग्न हो जाने के कारण वहाँ से लोगों को विस्थापन का भी सामना करना पड़ता है, राइट। तो 2016 से पहले तक अनवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में था, लेकिन अब इसको नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कर दिया गया। क्यों किया गया, इसको हम लोग आगे देखेंगे।
तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि भारत सरकार का जल विद्युत परियोजना के ऊपर रुख क्या रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी साथ साथ इसे शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाते चले। भारत सरकार का जल विद्युत को लेकर के, जल विद्युत कौन सी जल विद्युत, बड़ी वाली, तो जल विद्युत को लेकर के, जल विद्युत को लेकर रुख। राइट, ठीक है। तो भारत सरकार का जल विद्युत को लेकर के क्या रुख अपनाती है उसको हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग भी इसको लिख लीजिए। तो 2016 से पहले बड़ी जल विद्युत को इसे अनवीनीकरणीय ऊर्जा में रखा गया था। ठीक है, लेकिन एक नीतिगत फैसले के कारण, और एक क्यों रखा जाता था उसका लिख लेते हैं, एक क्यों रखा जाता था, क्योंकि बड़ी जल विद्युत के परियोजना के कारण उसके इम्पैक्ट पड़ते थे। हमारे डायरेक्ट इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन इसकी वजह से इम्पैक्ट इकोसिस्टम को पड़ता था और इसके सामाजिक प्रभाव भी होते थे। तो पहला है कि बड़ी जल विद्युत परियोजना के कारण बड़े क्षेत्रों में जलमग्न के कारण, मग्नता के कारण इकोसिस्टम प्रभावित, राइट। फिर दूसरा है कि सामाजिक प्रभाव है, जलमग्नता के कारण ही क्या होता है, जलमग्नता के कारण ही विस्थापन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, फिर भूकंप, पहाड़ी इलाकों में भूकंप और भूस्खलन जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। तो इसी कारण से अनवीनीकरणीय के क्षेत्र में इसको रखा गया था 2016 से पहले, लेकिन भारत सरकार 2017 में एक नीतिगत फैसले के अनुसार फैसला लेती है और इसे नवीनीकरणीय क्षेत्र में रखा जाता है। क्षेत्र में रखा जाता है, रखा गया है। ठीक है, अब एक क्यों रखा गया है, तो हम लोग
तो एक क्यों रखा गया है 2017 में नीतिगत फैसला बना दिया गया है जिसमें बड़े जल विद्युत परियोजना को नवीकरणीय के क्षेत्र में रखा जाने लग गया। क्यों, ऐसा क्यों? तो जो हमारा लक्ष्य था नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, हमारा लक्ष्य था 175 गीगावाट को प्राप्त करना, लेकिन हम बिना बड़ी जल विद्युत परियोजना को हम इसे प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो इसको एक नीतिगत फैसले के कारण जल विद्युत परियोजना को भी हमारे लक्ष्य को प्राप्ति के लिए वो किया गया। तो अभी हम अपने लक्ष्य से लगभग बराबरी पे पहुंच गए हैं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक है, तो अभी हम लोग 173 गीगावाट हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान। राइट, इसमें क्या क्या आते हैं? सोलर, ठीक है, पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, बायोमास एंड स्मॉल हाइडल एंड बड़ी जल विद्युत। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितना योगदान करती है? ये 67 गीगावाट योगदान करती है। ठीक है, पवन ऊर्जा से कितना हमें योगदान मिलता है? 43 गीगावाट। राइट, बायोमास एंड स्मॉल हाइडल से अप्रोक्सीमेटली 16 गीगावाट। ठीक है, ये भी अप्रॉक्स में है, ये भी अप्रॉक्स में है। राइट, एंड बड़ी जल विद्युत से 47 गीगावाट। ठीक है, तो अभी इन सब को मिला देंगे तो टोटल कितना गीगावाट हम लोग को मिलते हैं? टोटल 173 गीगावाट हमें रिन्यूएबल एनर्जी से मिलते हैं। राइट, अब देखते हैं कि लक्ष्य कितना रखा गया था। लक्ष्य रखा गया था 175 गीगावाट को प्राप्त करने के लिए 2020 तक। ठीक है, तो इसका लक्ष्य कितना था? ये तो हमने प्राप्त किया लक्ष्य को, ये तो हमने प्राप्त किया, लेकिन लक्ष्य कितना रखा गया था उसे देखते हैं। लक्ष्य रखा गया था सोलर एनर्जी में, यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था सोलर एनर्जी में लक्ष्य कितना रखा गया था? 100 गीगावाट। इसमें हम लोग 33 गीगावाट कम रह गए। ठीक है, अब पवन ऊर्जा में कितना रखा गया था? पवन ऊर्जा में 60 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, 60 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और इससे 10 गीगावाट, इससे 15 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो 100, 16 एंड 50 यानी कि 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हम लोग इन
इन तीनों नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से हम लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे थे ऊर्जा। तो 2017 में एक नीतिगत फैसला बना करके बड़ी जल विद्युत परियोजना को भी नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रखा गया, क्योंकि बड़ी जल विद्युत से 47 गीगावाट योगदान देती थी। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य कितना था, लक्ष्य था 175 गीगावाट। तो इस 175 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ी जल विद्युत परियोजना को इस नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रखा गया। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या देखा? तो हमने बड़ी जल विद्युत को देख लिया, बड़ी जल विद्युत परियोजना, नवीनीकरणीय ऊर्जा को देख लिया, और फिर कल हम लोग कल के सेशन में न्यूक्लियर एनर्जी को देखेंगे। राइट, न्यूक्लियर एनर्जी को कल के सेशन में देखेंगे। वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, यूरेनियम इनरिचमेंट का बनते हैं क्वेश्चन, एटॉमिक एनर्जी से बनते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग कल के सेशन में न्यूक्लियर ऊर्जा को देखेंगे। आज यहीं तक हम लोग करेंगे, आज यहीं तक। कल हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और अपने प्रिपरेशन को करते रहिए। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।